हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7 क्लास 6 पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण करें। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ की लाल होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े लाल हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प भी नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे भरे पौधे देखे होंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कहीं पे लाइकेन दिखती हैं, कहीं पे आपको टेरिडोफाइट्स, कहीं पे ब्रायोफाइट्स, कहीं पे आपको एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, कई प्रकार के पौधे देखने को मिल जाएंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानते हैं। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानकारी और अंतर समझने में सहायता होगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखा, जड़, पत्ती इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरें। तो जो आपको ये वाला दिख रहा है, इसको कहते हैं फ्लावर यानी कि फूल। ये वाला हो गया इसका फ्रूट, ये हो गया इसका पत्ती, ये हो गया इसका तना, ये हो गया जड़। इनको कहते हैं नोड्स या फिर इंटरनोड्स। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप 1। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखें जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, और जो आपसे बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए, ये जानने की कोशिश करें कोमल है या कठोर। इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि वो टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। यहाँ पर आप इस कॉलम को भर सकते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से या फिर कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलम को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। सुझाव: पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में काम कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या होता है? खेतों में, बगीचों में और गमलों में कुछ अनचाहे पौधे खुद ही उग जाते हैं, जिसको कहते हैं खरपतवार। तो क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? आपने देखा होगा कि जो किसान हैं इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हैं या फिर वीडीसाइड का यूज करते हैं ताकि खरपतवारों को हटाया जा सके। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को कहते हैं शाख। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है तथा कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें कहते हैं झाड़ी। कुछ पौधे बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें कहते हैं वृक्ष। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सैम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये साग, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार अलग है। आपके विचार से इनमें कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की भी आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप इसका आंसर दे सकते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें कहते हैं विसर्पी लता। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे होते हैं आरोही। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से थोड़ा अलग होते हैं। संभव तो आप अपने विद्यालय या फिर घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर या फिर विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी और विसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम आप बता सकते हैं। तना: अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तनों पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली एवं फल फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, साकिया पौधा और 1 ब्लेड लें। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। साग के तने को गिलास में रखें, जैसे कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करें। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है।
अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में भी ऊपर पहुंच जाता है। आपको पता होगा जैसे खनिज और जल है वो जाइलम से अन्य भागों तक पहुंचता है, जड़ों से लेकर के, और जो फ्लोएम है वो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है पौधों में। अब हम बात करेंगे पत्तियों की। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाएं। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? ये तने से कैसे जुड़ी हुई है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है उसको कहते हैं पर्णवृंत, और पत्ती के चपटे हरे भाग को कहते हैं फलक। ये रहा फलक। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? आप इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारा डायग्राम दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया पर्णवृंत, ये वाला हो गया तना, और ये हो गया पटल। जैसे ये तना है, इससे ये पत्ती जुड़ी है तो ये हो गया पर्णवृंत, और ये हो गया फलक, और ये हो गया तना। आप इसको ऐसे करके भी समझ सकते हैं। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो एक क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज पर अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखें। इससे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़ें तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग के नीचे जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़ें। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या ये छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को कहते हैं शिरा। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे कहते हैं मध्य शिरा। जैसे ये रहा पत्ती और ये रहा, इसमें ये छोटी छोटी शिराएं हैं और जो ये बीच का पार्ट है ये होती है मध्य शिरा। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को कहते हैं सिरा विन्यास। यानी कि जैसे आप यहाँ पे ये पत्ती है, इसमें जो ये भी डिजाइन दिखेंगे आपको, इनको कहते हैं सिरा विन्यास। यदि ये डिज़ाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो ये सिरा विन्यास जाली का रूप ही कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है, ऐसे सिरा विन्यास को कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन करें। आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि पत्तियां क्या काम करती है। आवश्यक सामग्री: साग पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागे। इस क्रियाकलाप को 2 दिन के समय करना है जब धूप खिली होगी। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दें। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दें। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखें। आप क्या देखेंगे? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप ये बता सकते हैं कि ये बूंदें आई कहाँ से? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे पत्तियाँ क्या काम करती हैं। जल की जो बूंदें होती है पत्ती से जल के वाष्प के रूप में निकली हैं, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो इससे क्या होता है, पत्तियों का जितना भी अवशिष्ट होता है या फिर जो अनावश्यक जल होता है वो वाष्प के रूप में उड़ता है पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से। इसके अलावा जो पत्तियां वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेती हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण करें जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आपको याद है कि जल की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी थी? आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। ये आपके लिए होमवर्क है। पत्तियों का और भी काम होता है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 5, आवश्यक सामग्री: पत्ते, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखें। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकाल कर रखें। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से इसमें कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग की एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है,
इस प्रक्रिया को कहते हैं जिस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी कर दिया, इस प्रक्रम को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। जो वो पदार्थ होता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है, जिसको कहते हैं स्टार्च। अब हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, ये कार्य जड़ें करती हैं। अब हम बात करेंगे जड़ों की। चित्र 7.1 को ध्यानपूर्वक देखें। पहली और बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड या फिर कैंची और जल। ये क्रियाकलाप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों में कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दें, दूसरे पौधों की जड़ों को काट दें। अब इसे दूसरे गमलों में लगा दें, इसमें नियमित रूप से जल दें। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण करें क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक ही जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण काम के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य काम होता है जिसे हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे। आवश्यक सामग्री होगी मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी और जल। 2 कटोरियाँ लें, इसमें भीगी हुई रुई रखें। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखें। जल डालकर रुई को हमेशा नम्र रखें जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाते। नवोद्भिद यानी कि जैसे जिनमें थोड़े थोड़े अंकुर आते हैं। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने की कोशिश करें। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींचाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जमाए यानी कि जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है, यानी कि ये मिट्टी को अपने साथ मतलब स्थिर रखती है, उनको बहने नहीं देती है। जैसे कि कई बार हम मृदा क्षरण या फिर वो चीज़ें देखते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जो उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को अपने साथ बांधे रखती है। आपने देखा होगा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 8 चित्र 7.16 और 7.16 को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण करते हैं। अब चने के पौधों की जड़ों को देखेंगे। क्या ये चित्र 7.16 के समान दिखाई देती है या फिर चित्र 7.16 की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का या फिर चना लिखें। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। क्या जड़ों के लिए और भी प्रकार है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9 खुले मैदान में जाएं जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण करें। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.16 की तरह है या फिर 7.16 की तरह? जिन पौधों की जड़ें 7.17 की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को कहते हैं पार्श्व जड़। जिन पौधों की जड़ें 7.17 के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, उन्हें हम झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ भी कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वालों को समूह बी में रखें। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखें, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है? बूझों के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उससे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर भी इसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्तियों के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार के सारणी 7.2 में भर सकते हैं? यह आपके लिए होमवर्क है। ये रही मूसला जड़ वाली और ये हो गई शिरा जड़ वाली यानी कि रेशेदार। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ते एवं पौधे के अन्य भागों तक भी पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है, भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है और इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते भी हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है।
जैसे पत्ते भी खाते हैं, तने भी खाते हैं और फल भी खाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह काम करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प गुलाब के पौधों के 3 आरेखीय चित्र ए, बी और सी दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? चित्र में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का या फिर अमरूद के फूल भी देखे? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 10 आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प: धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, लाइट और कागज, आवर्धक लेंस और जल। 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? ये पुष्प की पंखुड़ियाँ होती है जो हमको सबसे पहले दिखाई देती है। जो पुष्प है उसका जो ये वाला पार्ट है, तो जो ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है ये हो गई पंखुड़ी। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ियाँ कहाँ बनती? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है जिसे कहते हैं बाह्य दल। जैसे हम फूल में ये वाले जैसे ये रहा फूल और उसके बाहर से, एक मिनट, ये फूल है, इसके बाहर से हमें इस प्रकार की कुछ रचनाएं दिखती है जो कि हरे रंग की होती है, तो इसको कहते हैं हम बाह्य दल। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों के भली भांति अवलोकन करें तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें कितने बाह्य दल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं या फिर स्वतंत्र हैं? बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की है? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं या फिर स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग है या फिर संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखें। विद्यालय या फिर किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन करें तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? और जब पंखुड़ी जुड़ी हो या फिर जब वे स्वतंत्र। उदाहरण के लिए धतूरा एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर को पहचानिए। जो पुंकेसर है वो पुल्लिंग भाग होता है, स्त्रीकेसर स्त्रीलिंग भाग होता है। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखें। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित भी कीजिए। यहाँ पर आपको ये डायग्राम में दिख रहा है पुंकेसर, ये जो ये परागकण वाला जो पार्ट होता है जिसमें परागकोश भी होता है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है यानी कि ये होता है, तो इसमें जो ये नीचे वाला है ये होता है स्त्रीकेसर यानी कि अंडाशय, और जो ये वाला पार्ट है ये होता है पुंकेसर या फिर जो परागकोश वाला पार्ट होता है। क्या पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहते हैं स्त्रीकेसर। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को पहचानिए। यहाँ पर रहा स्त्रीकेसर, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये हो गया अंडाशय, ये हो गई वर्तिका, और ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, और यहाँ पर है बीजांड जहाँ पर कि छोटे छोटे बीज होते हैं। अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का सच नामांकित चित्र बनाइए। क्रियाकलाप 11। आइए अब हम अंडाशय की संरचना का अध्ययन करते हैं। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। ये जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए कि चित्र 7.25 ए और बी को ध्यान से देखेंगे। अंडाशय को एक स्लाइड या फिर प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखें। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन करें कि आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं बीजांड। अंडाशय के आंतरिक भागों में अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय या फिर किसी पार्क के बगीचे में जाइए। अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन करें। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता भी ले सकते हैं। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा
उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी है जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भी भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई ऐसा पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या समान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आरोही यानी कि जिनके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इस टाइप की जो बेल जैसी होती है। संवहन यानी कि जैसे जड़ों से जल और खनिज जाता है तने से लेकर के अन्य भागों में, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संवहन। विसर्पी लता यानी कि जो बेल की तरह हमको देखने को मिलती है। रेशेदार जड़ यानी कि जिनमें डिफरेंस नहीं होता, जो रेशे की तरह इस तरीके से बिखरी हुई होती है। शाख यानी कि कोमल और कोमल तने वाले पौधे, छोटे छोटे। पार्श्व जड़ भी वही होती है, जैसे कि ये मूल जड़ होगी, इसके बाद जो निकली है उनको कहते हैं पार्श्व जड़। मध्य शिरा होती है, जैसे पत्ती है, इसके बीच में जो ये मेन लाइन जा रही है इसको कहते हैं मध्य शिरा। बीजांड जो पुष्प का स्त्री केसर भाग होता है, तो उसके बीच में इस तरीके से बीजांड पाया जाता है जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। समांतर सिरा विन्यास, कुछ पौधों में ऐसे समांतर तरीके से, यानी कि यह तो इसके सामने ये है, यह है तो इसके सामने, इस तरीके से समांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है। पंखुड़ियाँ मतलब जो हमें फूल में सबसे पहले दिखने को मिलती है, यानी कि जो लाल पीला बैंगनी नीला जो भी हमको देखने को मिलता है कलर, वो उसकी पंखुड़ी होती है। पर्णवृंत यानी कि पत्तियां जिससे तने से जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं पर्णवृंत। प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधे भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश में। स्त्री केसर यानी कि पौधे का जो मादा भाग होता है। जलिका रूपी सिरा विन्यास यानी कि जैसे पत्ता है तो इसमें अगर इस टाइप के जाली टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसको कहते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। बाह्य दल होता है जो कि हरा भाग होता है, जो कि दलों के बाहर से हमको देखने को मिलता है। पुंकेसर होता है नर भाग, और मूसला जड़ होती है जो ऐसे करके एक मेन जड़ होती है, इसके बाद छोटी छोटी अन्य जड़ें ऐसे निकलती हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो पत्ती है उससे जो जल है वाष्प के रूप में विसर्जित हो जाता है, ताकि जो पौधों का मतलब अवांछनीय जल होता है वो भी जिससे निकलता है, उस प्रोसेस को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वृक्ष यानी कि बड़े पौधे। अब हम बात करेंगे चैप्टर के सारांश की। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पर्णवृंत तभी बताया जैसे कि ये एक तना है, यहाँ से ये पत्तियां ऐसे जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं पर्णवृंत, और जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं फलक। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। ये जालिका रूपी या फिर समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है, और जो जाइलम है वो इस जल और खनिज लवण को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला और रेशेदार। जैसे मूसला जड़ है तो उसमें ऐसी जड़ होती है, ऐसे छोटी छोटी और अन्य जड़ें निकलती हैं, और जो रेशेदार है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो उस तरीके से बिखरी हुई होती है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, जो कि हमें स्पेशली घास में भी देखने को मिलती है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन और पौधों के अन्य भागों तक पहुँचता है। पुष्प के विभिन्न भाग है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर आदि। अब अगर हम चैप्टर समझ गए तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क।
पौधे में तने का काम क्या है? निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, मक्का घास, धनिया, गुड़हल। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होगा? यदि किसी पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला होगी या फिर झकड़ा जड़? कैसे? पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखें। पौधों के उस भाग का नाम बताएं जो अपना भोजन खुद से बनाती है। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? ऐसे दो पुष्पों के नाम बताएं जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।